वेलकम बैक टू सोमनाथ स्टडी पॉइंट, जहां पढ़ाई होती है दिल से और सफलता मिलती है मेहनत से। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड प्रकाश का प्रावर्तन वन शॉट, यानी कि एक क्लास में हम सब खलास करने वाले हैं। जो भी इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अगले वीडियो में आएंगे। बस इस वीडियो में पूरा जो भी इस चैप्टर सिलेबस का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बस आप हमें आधा घंटा दीजिए, आधा घंटा में इस चैप्टर को हम पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश होता क्या है, वो भी अपने शब्दों में। कोई बुक्स का नोट्स नहीं, अपना नोट्स अपने शब्दों में, ताकि पढ़ो और याद हो जाए। तो देखिए प्रकाश होता क्या है। तो सर हम तो पढ़े हैं कि प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करती है या यात्रा करती है। हाँ सर। दूसरा पॉइंट आप ये पढ़े, यह हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। बिल्कुल सर, प्रकाश जो है ना हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, यानी कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सर ऊर्जा है प्रकाश? हाँ जी, ऊर्जा है प्रकाश। यानी कि अगर प्रकाश के बारे में कोई पूछे या एग्ज़ाम में आए तो बस ये 3 पॉइंट लिख देना है, फिक्स रहेगा नंबर। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वस्तुओं के हम प्रकार पर डिस्कशन करते हैं। तो वस्तुओं के प्रकार क्या क्या होते हैं? देखिए पहला है प्रदीप्त वस्तुएं। कौन सा वस्तुएं? प्रदीप्त वस्तुएं। सर प्रदीप्त वस्तुएं होता क्या है? सर सोई जी, जिसके पास खुद का अपना प्रकाश हो, यानी कि सर जिसके पास खुद का अपना लाइट हो, हाँ उसको बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। जी बिल्कुल, उसको ही बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। तो कितना आसान है। एग्जाम्पल जैसे उदाहरण ले सकते हैं, सूर्य, तारे और मोबाइल, ये सब के पास क्या अपना खुद का प्रकाश है, अपना खुद का लाइट है। सर अब पढ़ते हैं अदीप्त वस्तुएं क्या होते हैं। सर अदीप्त क्या होता है? जस्ट प्रादीप्त के उल्टा, जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। सर इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, मतलब ये दूसरे की सहायता से देखा जाता है, यानी कि यह दूसरे से प्रकाश लेता है और तब दिख पाते हैं। जैसे जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, कौन कौन हुआ? जैसे चांद, मेज, किताब, कुर्सी, टेबल, ये सब क्या हुआ? अदीप्त वस्तु है, यानी कि इनके पास खुद का प्रकाश नहीं है। क्या इतना में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम तो होना भी नहीं चाहिए। अब देखते हैं माध्यम क्या होता है मेरे भाई। सर माध्यम क्या होता है देखते हैं। सबसे पहला आता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी, तीसरा होता है प्रभासी। सर एकदम इजी है। देखिए पारदर्शी क्या होता है? जिसे प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी बोलेंगे। ओके, जैसे कांच से प्रकाश आर पार हो जाता है ना, हाँ तो इसे पारदर्शी बोलेंगे। अपारदर्शी क्या होता है भाई साहब? जिसे प्रकाश आर पार ना हो उसे अपारदर्शी बोलेंगे। जैसे दीवार, सर दीवार से आर पार कर सकते हैं आप लाइट? नहीं कर सकते हैं सर। प्रभासी क्या होता है? सर कितना आसान है, जिससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार हो, यानी कि सर आधा प्रकाश उधर जाए और आधा इधर रह जाए। जैसे तेल से लगा कागज़, यानी कि तेल लगा है ना कागज़ में, तो उस पर अगर आप टॉर्च या लाइट मारोगे ना तो आधा प्रकाश तो आर पर होगा लेकिन आधा नहीं होगा, तो इसी को ना बोलते हैं प्रभासी। अब सर इतना तो टर्म था, मेन चैप्टर पे तो अब आए हैं ना। चैप्टर का नाम क्या था? प्रकाश का परावर्तन। सर प्रकाश के बारे में समझिए, अपरावर्तन समझाइए ना सर। आपने सिंपल भाषा में समझाऊं क्या? मैं परावर्तन समझाता हूँ अपने सिंपल भाषा में। अगर मान के चलिए ये कोई चीज़ अगर टकरा के वापस चला जाए, इसी को बोलते हैं परावर्तन। सर टकरा के वापस जाना, दैट इज कॉल्ड परावर्तन। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने शब्दों में हुआ। अब थोड़ा देखते हैं, इसमें इजी शब्द है, इसमें भी क्या है देखिए। जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी सतह, यानी कि किसी चिकनी सतह पर
पड़ती है और माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। सर क्या बोला? जब प्रकाश की कोई किरण, सर प्रकाश की कोई ये किरण है ना, ये किरण है ना प्रकाश की कोई, हाँ ये किरण है ना, ये कोई प्रकाश की किरण है ना, उसके कोई चिकनी सतह पर, ये कोई चिकनी सतह है ना, हाँ इस पर पड़ती है और टकरा के वापस जाती है। यानी कि माध्यम तो सेम ही है ना सर, ऊपर है और ऊपर ही टकरा के गया, इसी को तो बोलते हैं परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश की कोई किरण चिकनी सतह पर पड़ती है, ठीक है, पर और टकरा के वापस चली जाती है भाई साहब, क्या हो जाती है? वापस चली जाती है, इसी को बोलते हैं परावर्तन। कोई दिक्कत? परावर्तन किसे बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर अपने भाषा में समझे तो सर, अगर सरल शब्दों में समझे, परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण, क्या बोल रहे हम? प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सर प्रकाश की किरण जो है ना, ये प्रकाश की किरण जो है ना, टकरा के वापस जब लौटती है सर, इसी को ना परावर्तन कहते हैं। टकराना फिर जाना, डैट इज कॉल्ड परावर्तन। कितना ईजी है। हाँ लेकिन सर टकराया तो कुछ कोण भी बना ना सर, हाँ बना, जैसे यहाँ पे कोई कोण बना, यहाँ पर कोई कोण बना, ये किरण आया, ये किरण गया, कुछ नाम भी होगा ना सर? बिल्कुल नाम है। जैसे जो किरण आता है उसको बोलते हैं अपन आपतित किरण, जो किरण टकरा के वापस जाता है उसको अपन बोलते हैं परावर्तित किरण। और सर और जो बीच में हम एक क्या नॉर्मल यानी कि अभिलंब खींचते हैं उसको अभिलंब ही बोलते हैं, यानी कि डॉट डॉट करके अभिलंब खींचते हैं हम। सर अगर नॉर्मल यानी कि अभिलंब और आपतन किरण, क्या बोले सर? अभिलंब और आपतन किरण के बीच में कौन सा कोण होता है? आपतन कोण। परावर्तन कोण? सर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण होता है। सर ये बीच वाला बिंदु क्या है? सर आपतन बिंदु है। सर सबके बारे में आप जानते हैं ना, थोड़ा सा जानते हैं। देखिए सर अभी हम आपतित किरण किसे बोलते हैं? तो मेरे भाई आपतित किरण दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण। कितना इजी है, दर्पण पर प्रकाश की जो किरण पड़ रही है उसे ही को ही तो आपतित किरण बोलते हैं। अच्छा इतना इजी है। हाँ उसके बाद परावर्तित किरण किसको बोलते हैं? सर परावर्तित किरण। सर कितना इजी, ये भी है, ये भी है। दर्पण से टकरा कर लौटने वाली किरण जो दर्पण पे आई थी, हाँ टकरा के और फिर जा रही है, अच्छा जाने दो ना उसको, लेकिन उसका नाम क्या है? परावर्तित किरण। इजी डिफिनेशन है, ठीक है। देखिए अब आपतन कोण क्या होता है? सर इसका भी बताना पड़ेगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को आपतित किरण बोलते हैं। अच्छा परावर्तन कोण क्या होता है? सर इसमें क्या परावर्तन कोण है ना, तो परावर्तित किरण और क्या अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। सर अभिलंब क्या है? बीच में जो है वो अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु पर दर्पण की सतह से लंबवत खींची गई है, यह एक खींची गई है जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, अभिलंब होता है। सर आप जो है ना परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या अभी हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी तो पढ़ ही रहे, तो क्या यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कि तो सर हमको तो दिखाई नहीं देता हो रहा है। सर आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि लाइट का स्पीड 3 लाख है ना, हाँ इसलिए नहीं दिखाता है। लेकिन परावर्तन हर एक जगह होता है। अगर मान के चलिए परावर्तन नहीं होगा ना तो आपको नहीं दिखेगा सर, कुछ भी नहीं दिखेगा। चलिए परावर्तन का नियम समझ लेते हैं, होता है अगर तो कैसे 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 क्या होता है। परावर्तन के 2 नियम हैं। अब परावर्तन के कितने नियम है भाई साहब? 2 नियम। कौन कौन नियम है जरा देखते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि सर कोण आई बराबर कोण आर होता है। पहला नियम तो ये है, कोण आई बराबर कोण आर होगा, यानी कि आपतन किरण बराबर परावर्तित किरण। कितना इजी है। दूसरा बोल रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही तल में होते। अच्छा यानी कि सर इसका कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब ये अगर ये दर्पण है, जैसे ये टकरा के वापस गया, अगर इधर के दिशा में है तो इधर ही आपतित किरण होगा, परावर्तित किरण होगा, इधर ही होगा। अगर मान के चलिए
इधर की तरफ टकराया तो इधर की ही तरफ सब चीज़ होगा, यही बोल रहा है दूसरा। तो परावर्तन के नियम में कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होना भी नहीं चाहिए। सर दर्पण और उसके प्रकार अब पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ने वाले अभी, दर्पण और उसके प्रकार। सर दर्पण क्या होता है, सबसे पहले हमको दर्पण क्या होता है ये जानते हैं। देखिए दर्पण होता क्या है, एक्चुअली एक अत्यधिक पॉलिश की गई चिकनी सतह जो प्रकाश को परावर्तित करती है उसे। सर ये इसमें ना अत्यधिक पॉलिश वाली सरफेस होती है, यानी कि अत्यधिक पॉलिश वाली चिकनी सतह जिस पर हम परावर्तित करते हैं उसी को दर्पण कहते हैं। सर लेकिन दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? सर दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। सर समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण होता क्या अभी? सर देखिए अब पूछेगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई साहब ये में फंस जाएगा तो लोग बोल देगा 3 प्रकार के। लेकिन भाई साहब अपने लोग को गोल तो 2 ही दर्पण दिख रहा है भाई साहब, एक ये दर्पण हो गया और एक ये दर्पण हो गया। हाँ इसका मतलब गोलीय दर्पण 2 रूप के होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। जैसे यहाँ अवतल दर्पण हमको दिखाया गया है, अवतल दर्पण की बाहर की ओर पॉलिश रहता है और उत्तल दर्पण की अंदर की ओर पॉलिश रहता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर? बिल्कुल यहाँ तक मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो कमेंट में पूछो। ओके अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इमेज यानी कि हमको प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब अगर बनाना है तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हमको याद रखना समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या रखना? याद रखना। बीच बीच ये लाइन गया, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है? ये समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? सर पर समतल दर्पण है सर। ये बीच में लाइन गया जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? जो बीच में नाम गया उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। सर यहाँ पर जो है ना इसको बोलते हैं पी, यानी कि ध्रुव बोलते हैं इसको, पी या ध्रुव बोलते हैं इसको, ठीक है। पी से थोड़ा दूर हट के एफ होता है जिसको फोकस कहते हैं, और एफ के थोड़ा दूर हट के सी होता है जिसे वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ओके सर तो पहला क्वेश्चन आएगा कि ध्रुव किसको बोलते हैं। सर जब टॉपिक आया है शब्दावली है तो इसका मतलब ही समझना, ध्रुव किसको बोलेंगे। अगर बोल देगा एग्जाम में ध्रुव का डिफिनेशन लिखिए, सर कितना है? सर यहाँ चित्र से देख के समझिए। सर ध्रुव कहाँ है? 1 मिनट, ध्रुव तो बीच में है। ध्रुव तो क्या है? एकदम बीच में है सर। ध्रुव बीच में है ना, इसका मतलब किसके बीच में है? सर ये गोलीय दर्पण के बीच में है ध्रुव। तो क्या ये डिफिनेशन लिख सकते हैं हम? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा पॉइंट भी हम लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। कितना इजी है सर? ये गोलीय दर्पण बीच में मध्य क्या है? मध्य बिंदु है। ये गोलीय दर्पण बीच में मध्य बिंदु, इसी को ध्रुव कहते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव में कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। अब मुख्य अक्ष जानते हैं सर, मुख्य अक्ष क्या होता है? सर मुख्य अक्ष का डिफिनेशन क्या लिखा गया है? मुख्य अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष क्या होता है? देखिए दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से गुजरने वाली सीधी रेखा। मुख्य अक्ष क्या होता है सर? यहाँ से समझते हैं। इस क्या बोला? यहाँ वक्रता केंद्र से गुजर रहा है, यहाँ फोकस से गुजर रहा है, यहाँ पोल से ध्रुव से गुजर रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहेंगे सर? मुख्य अक्ष कहेंगे। चित्र से समझ आया कि नहीं सर? आया। अब फोकस दूरी किसको बोलेंगे ये देख लेते हैं। फोकस दूरी, सर फोकस दूरी P और F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कितना इजी है सर? उसके बाद वक्रता केंद्र किसको कहेंगे सर? P और C तक की दूरी को वक्रता केंद्र कहेंगे। कितना इजी है सर? एकदम चित्र से समझिए, रट्टूमल मत बनिए भाई। ओके देखो तो फोकस दूरी का बताया कि दर्पण के P और F के बीच को दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या P और C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब जो है ना ये क्या प्रतिबिंब बनाने वाले, क्या बनाने वाले मेरे भाई? प्रतिबिंब, यानी कि इमेजेस बनाने वाले हैं। तो इमेज बनाने से पहले हम नियम जान लेते हैं, क्या क्या नियम होता है। आप लोग नियम नहीं जानते हैं इसलिए आपसे बनता नहीं रहता है। पहला नियम क्या कहता है?
जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। अच्छा, मतलब इनका कहना है कि कोई भी क्या है, कोई भी ये दर्पण है, ये क्या है, कोई भी ये दर्पण है। तो इसका कहना है अगर कोई भी समांतर आएगा रेखा, कोई भी रेखा क्या आ रहा है, समांतर आ रहा है, कोई भी रेखा क्या आ रहा है, समांतर आ रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, फोकस से होके गुजरेगा भाई साहब। यानी कि कोई भी रेखा अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो किधर से गुजरेगा, हमेशा फोकस से गुजरेगा। याद रख लो, अगर कोई भी किरण किसके समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो हमेशा किससे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या कहता है सर, नियम दूसरा पढ़ लेते हैं ज़रा। दूसरा नियम कहता है जब कोई किरण वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है वो परावर्तन के बाद उसी पथ पर आती है। इसका मतलब अगर भाई साहब सी से जाती है तो सी से ही आएगी, सी से जाती है तो सी से ही आती है। दूसरा नियम है अगर कोई भी किरण सी पर जाती है तो सी से ही आती है। चलिए अब जो है ना तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम देखते हैं। जब कोई किरण फोकस से होकर, अच्छा, जब कोई किरण जो है फोकस से होकर गुजरती है तो वह जो है प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है सर, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम क्या कहता है, अगर कोई क्या बोलता है, अगर कोई किरण फोकस से गुजरती है तो वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। उसके बाद चौथा नियम क्या कहता है सर, चौथा है अगर यहाँ पी पे टकराएगी तो वापस इधर भी आएगी। जब कोई किरण ध्रुव के तक निर्यात दिशा में आपतित होती है वह तिर्यक दिशा में परावर्तित होता है, यानी कि तिरछा ये चलता है, ये तिरछा चलता है सर, पी पर आएगा तो ये तिरछा लेके भागेगा। ये 4 नियम था। अब जो है ना अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना रहे हैं, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा हम क्या बना रहे हैं, प्रतिबिंब बना रहे हैं भाई साहब। क्या बना रहे हैं मेरे भाई, तो हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कर रहे हैं। तो पहले हम वस्तु को रखे हैं जब अनंत में हो वस्तु, जब वस्तु अनंत में हो। कहाँ पे हो वस्तु, इन्फिनाइट पे हो वस्तु। कहाँ पे है, तो इन्फिनाइट पे है वस्तु भाई साहब। मान के चलो इन्फिनाइट पे वस्तु है, इन्फिनाइट पे वस्तु है तो किरण आएगी एक यहाँ से, ठीक है, 2 किरण आएगी। अगर किसी भी प्रतिबिंब को बनाना है तो हमेशा 2 किरण लेना ही पड़ेगा, तभी तो कटेगा और तभी तो बनेगा ना भाई। एक किरण से नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले कोई इन्फिनाइट यानी कि अनंत पे कोई वस्तु था जिसका एक किरण आया है सीधा और किससे गुजरा है, तो गुजरा है फोकस से। किससे गुजरा है मेरे भाई, तो वो गुजरा है फोकस से। किसकी गुजरा है, फोकस से। उसी प्रकार दूसरा कोई किरण आया है, काहे कि 2 किरण हमको चाहिए और 2 किरण से ही इमेज बनता है। दूसरा कोई किरण आया है और दूसरा समान अक्ष, प्रधान अक्ष, ये तो पता है कि ये प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, हाँ मुख्य अक्ष है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो कहाँ से गुजरेगी सर, हमको तो पता है कि फोकस से गुजरेगी, तो गुजार दीजिए ना फोकस से। कहाँ कट रहा है, दोनों पॉइंट एफ पे कट रहा है ना, तो जहाँ कट रहा है वहीं ना बनेगा सर प्रतिबिंब। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बना, बिंदु के आकार का बना, हाँ सर, यहाँ पर तो बिंदुए का आकार का लग रहा है। दूसरा वास्तविक और उल्टा बना, हाँ सर, इधर अगर बना है तो वास्तविक और उल्टे होगा। और कहाँ बना सर, तो फोकस पर बना। कहाँ पर बना, फोकस पे। दूसरा पॉइंट कहाँ लेते हैं सर, जब अब जो है हम क्या पहले अनंत पर लिए थे, अब और अनंत और सी के बीच में रखते। कहाँ पर सर, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो। कहाँ पे हो सर, वस्तु अनंत और सी के बीच में। तो सर अनंत और सी के बीच में है, यानी कि ये वस्तु यहाँ पे है सर, बिल्कुल यहाँ पे है ये वस्तु, बिल्कुल। अगर यहाँ पे है अनंत और क्या सी केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में, तो हमेशा याद रखना कि प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण को गुजारना पड़ेगा। तो पहला किरण तो हम सीधा गुजारेंगे सर, अगर प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा सर, आपको नहीं पता है क्या, फोकस से ही गुजरेगा ना, आप ही रटवाए हैं अभी जस्ट। उसके बाद एक और पॉइंट चाहिए ना हमें, तो दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, क्या पता है क्या, दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं
कि एकदम सीधा जाएगा, ऐप से गुजरेगा, क्या जाएगा, सीधा जाएगा, एकदम ऐप से गुजरेगा। तो ये इमेज कैसा बना, प्रतिबिंब बहुत से छोटा बना, वास्तविक और उल्टा बना और सी और ऐप के बीच में बना। कहाँ बना सर, सी और ऐप के बीच में, यानी कि दूसरा जो इमेज जाएगा वो जाएगा सी से सर। दूसरा जो यहाँ पे क्या किरण जाएगा वो सी से जाएगा, और सी से जाएगा तो सी से ही वापस आएगा और यहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब कहाँ बनेगा सर, हमको पता है जब वस्तु जो है ना कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र पे हो, यानी कि सी पर हो। सी पर वस्तु को रखा जा गया है, सी पर क्या रखा गया, वस्तु को रखा गया है। तो पहला किरण चलेगा तो क्या प्रधान अक्ष के समांतर होगा, और प्रधान अक्ष के समांतर होगा तो किससे, फोकस से गुजरेगा। दूसरा किरण भी चलेगा नीचे से तो वो भी प्रधान अक्ष के समांतर, और प्रधान अक्ष के समांतर है तो फिर से किससे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। पढ़े तो ये कैसा, कहाँ पर पॉइंट कट रहा है, ऐप पर पॉइंट कट रहा है। तो क्या सब बोलेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या, वस्तु के समान आकार का है। अच्छा, जिस प्रकार वस्तु था उसी प्रकार नीचे भी बना है। अच्छा, उसके बाद वास्तविक और उल्टा बना है। हाँ, ये तो पता है कि वास्तविक और उल्टा ही बना होगा। उसके बाद बोलता है सी पर ही बना। अरे भैया सी पर ही बन गया। हाँ भाई साहब, सी पर ही, अगर वस्तु को सी पर रखा जाएगा तो सी पर ही बनेगा। ये केस सब इम्पोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। चौथा केस क्या कहता है, देखिए, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो। जब वस्तु कहाँ पे है, सी और एफ के बीच में होता है। जब वस्तु कहाँ पे है तो सी और एफ के बीच में होता है। चलिए सी और एफ के बीच में रखे तो पहला जाएगा तो फोकस से गुजरेगा, पता है हमको। दूसरा सी से जाएगा तो सी से गुजर रहा है, यानी कि इधर कहाँ जा रहा है भैया, इधर तो अनंत पर जा रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा इधर जा रहा है। कहाँ कटेगा, कहीं कटेगा अनंत पे। तो हम क्या कर सके, वस्तु की स्थिति क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, यानी कि प्रकृति वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु इतना बड़ा था, इधर जा रहा है तो थोड़ा बड़ा बनेगा, यानी कि वस्तु से बड़ा बनेगा। उसके बाद वास्तविक और उल्टा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक है तो उल्टा जरूर होगा। सी और अनंत के बीच में बनेगा। सी और अनंत के कहाँ बन रहा है, बीच में बन रहा है। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है। अब जो है, अब पांचवा केस है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है मेरे भाई, फोकस पे रखा जाता है। तो देखते हैं क्या सब होता है फोकस पे रख के। भाई साहब ये फोकस इस पर रखेंगे तो पहला हमको पता है कि सीधा जाएगा, हाँ, प्रधान अक्ष के समांतर है तो ऐप से ही भेजेगा। ठीक है, दूसरा हमको पता है कि कहाँ जाएगा भाई साहब, दूसरा अगर सी से जाएगा तो सी से वापस आएगा। तो ये कहाँ बन रहा है सर, हमको तो यहाँ पर कटरा हुआ दिख ही नहीं रहा है, यानी कि अनंत पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। अरे भैया वस्तु इतना ही बड़ा था, बन रहा है बहुत बड़ा। वास्तविक और छोटा बन रहा है, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। छठा केस जो वेरी इम्पोर्टेंट है और याद रखना भी इम्पोर्टेंट है भाई साहब। देखिए अब समझते हैं, जब वस्तु ध्रुव पी और फोकस के बीच में हो। अच्छा, यानी कि पी और एफ के बीच में जब हो तो क्या इधर नहीं कटता है, पहला तो एफ से जाता है तो इधर कट जाता है। ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है भाई साहब। जब पी और एफ के बीच में कोई वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब की क्या स्थिति रहता है, सीधा और आभासी रहता है। अच्छा, सीधा बन जाता है इधर और आभासी भी बन जाता है, यानी कि अगर सीधा होगा तो क्या होगा, काल्पनिक भी होगा। हाँ बिल्कुल, देखो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के आगे नहीं बना, बनना चाहिए था इसको इधर, इतना जगह था खाली नहीं बना, दर्पण के पीछे बन गया। उसके बाद वस्तु से बड़ा बना। अच्छा, वस्तु इतना बड़ा था, बन गया इतना बड़ा, यानी कि वस्तु से बड़ा बना। ये छठा केस है, ये सब याद रखना। एक वीडियो हम अलग से लाएंगे जिसमें कैसे इमेज बनाया जाता है वो भी बताएंगे शुरू से। चलो अब तो प्रतिबिंब सब पढ़ लिए ना भाई साहब। अब प्रतिबिंब के बीच में हम अंतर देखते हैं भाई साहब, क्या सब होता है अंतर। भैया देखिए, अभी तक अपने भाषा में हम पढ़ाए, लैंग्वेज यूज किए हैं नोट्स में, लेकिन किताबी लैंग्वेज बहुत कम है मेरे भाई। चलो दीदी लोग अब पढ़ते हैं ये वाला। देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है सर, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आप लोग ना ऐसे पढ़े होंगे, थोड़ा हार्ड वाला, हम एकदम ईजी बताते हैं इसमें। वास्तविक प्रतिबिंब यह हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है, यह हमेशा उल्टा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि किया जा सकता है। यानी कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो यह हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। अगर सर उल्टा है इसका मतलब हम पर्दा पे
प्राप्त कर सकते हैं। अब जो आभासी प्रतिबिंब होता है भाई साहब, वो क्या होता है? तो यह हमेशा सीधा होगा। जब भी आभासी होगा तो यह हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। और इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते सर, आभास कर सकते हैं ना, पर्दे पर कैसे उतारोगे रे? नहीं उतार सकते हैं। तो वास्तविक और आभासी में अब जो है ना अंतर समझते हैं, एकदम अपने भाषा में भाई साहब जैसे बताया वैसा ही अपने भाषा में बनाया गया। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब है यहाँ पे। देखिए तो वास्तविक प्रतिबिंब यह उल्टा होता है। अच्छा, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। हाँ, तो आभासी कम नहीं है, ये बोल रहा है कि हम सीधा होंगे भाई। अच्छा, वास्तविक बोल रहा है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आभासी बोल रहा है ठीक है, हम जो है ना पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते। अच्छा, यह केवल अवतल दर्पण बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण बनाता है। अच्छा, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब अवतल, उत्तर और समतल तीनों मिलके बनाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद यह मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है। अच्छा, वास्तविक अगर प्रतिबिंब होगा तो वो हमेशा नीचे की तरफ बनता है। किधर बनता है? नीचे की तरफ। और जो आभासी प्रतिबिंब होगा यह हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में डिफरेंस समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। दर्पणों के बीच अंतर। अच्छा भाई साहब, अब जो है ना तभी से हम वास्तविक प्रतिबिंब सबके बारे में पढ़ रहे थे, अब पढ़ते हैं दर्पणों के बीच की अंतर, समतल और उत्तल दर्पण के बीच में। पहला है अवतल दर्पण और उसके बाद दूसरा है उत्तल दर्पण। ओके, तो देखो तो अवतल दर्पण में क्या होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्र रहता है। इसका जो परावर्तक पृष्ठ कैसा रहता है? अंदर की ओर। अंदर की, अरे भैया अवतल दर्पण अंदर की ओर नहीं रहता है उसका परावर्तक पृष्ठ। हाँ, उत्तल दर्पण क्या है? इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्र रहता है। अच्छा, यानी कि बाहर की ओर। हाँ सर, बाहर की ओर। उसके बाद यह वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं भाई साहब। अवतल दर्पण तो कमाले कर गया है, वो वास्तविक भी बनाता है, आभासी भी बनाता है। उत्तल दर्पण यह केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण केवल आभासी बनाएगा। उसके बाद अगर अवतल दर्पण का उपयोग लाए वाहनों की हेडलाइट टेस्टिंग ट्यूब द्वारा, उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में कर सकते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग। उसके बाद समतल दर्पण पर द्वारा प्रतिबिंब। अब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कुछ देख लेते हैं। हर एक भाई हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर एक टॉपिक पढ़ना जरूरी है। देखिए क्या कहता है समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा, समतल दर्पण हमेशा आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। आभासी होगा तो सीधा होगा, डायरेक्ट सी बात है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर रहता है, लेकिन यहाँ बात में ट्विस्ट ये है कि अगर समतल दर्पण पर किसी का प्रतिबिंब बनाओगे तो क्या होगा, हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसमें दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। अगर आप दाहिने में खड़ा है तो क्या समतल दर्पण में बायां दिखाई देगा, अगर आप बाएं हैं तो उसमें क्या दिखाएगा? दायां दिखाएगा। ऐसा है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। चलिए अब देखते हैं चिन्ह परिपाटी क्या होता है भाई साहब। चिन्ह परिपाटी होता क्या है, सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं चिन्ह परिपाटी होता क्या है। देखो तो चिन्ह परिपाटी में ना कुछ याद रखना होता है। जैसे आप याद रख लेना, वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, ये तो सबको पता है कि वस्तु रखाएगा तो दर्पण के हमेशा इस बाएं ओर इधर रखाएगा, यानी कि यानी वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव रहेगी, यानी कि वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक रहेगी। वस्तु की दूरी हमेशा क्या रहेगी? ऋणात्मक रहेगी। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक होती है, मुख्य अक्ष की नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक होती है, यानी कि ऋणात्मक। ऊपर की ऊंचाई मुख्य अक्ष तो ये हुआ ये वाला, तो ऊपर में निगेटिव होता है और नीचे में पॉजिटिव होता है। नीचे में क्या होता है सर? पॉजिटिव होता है। ओ सॉरी, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव होता है। और जिधर अपने लोग वस्तु को रखते हैं हमेशा, वस्तु हमेशा किस में रहता है? वस्तु हमेशा ऋणात्मक में रहता है। हाँ, ये बात याद रखना।
वस्तु हमेशा कहाँ रहेगा, ऋणात्मक। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट है, याद रख लेना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है सर। अवतल दर्पण का फोकस इधर होता है, इधर, और इधर माइनस होता है, और तो माइनस होता है तो अवतल दर्पण की फोकस क्या होगा, ऋणात्मक होगा। वहीं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है सर। उत्तल दर्पण तो ऐसा होता है और इसका फोकस यहाँ पर होता है और इधर प्लस होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चिन्ह परिपाटी का मुख्य बिंदु जान लेते हैं। हाँ, मुख्य बिंदु जान लेते हैं। ओके, देखिए सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। जितनी दूरियां होती है कहाँ से नापती है, दर्पण के ध्रुव से नापना चाहिए हमको, और नापते भी है। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि आप दर्पण ऐसा पार लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए और वस्तु यहाँ पर रख दीजिए, ना बाबा ना, बाएं ओर ही हमेशा रखा जाएगा। ओके, उसके बाद बोल रहा है मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है। इसके ऊपर जो है ये मुख्य अक्ष, यानी कि ये जो है मुख्य अक्ष, एक मिनट भाई साहब, ये मुख्य अक्ष ड्रॉ कर ले। ये जो है मुख्य अक्ष, ये लैंड, इसके ऊपर क्या, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है, यानी कि प्लस में होता है, नीचे की दूरियां माइनस में होता है। ये याद रखना ज़रूरी है। अब अगला टॉपिक है हमारे पास आवर्धन। क्या है अगला टॉपिक हमारे पास, आवर्धन। तो भाई साहब आवर्धन होता क्या है सर, आवर्धन होता क्या है, देखिए अपने भाषा में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अच्छा, यानी कि सर प्रतिबिंब ऊंचाई है, अच्छा सर प्रतिबिंब की ऊंचाई है और नीचे में वस्तु की ऊंचाई है, तो उसको हम आवर्धन बोलेंगे। जी बिल्कुल, बोल काहे न सकते हैं भाई, बिल्कुल हमको बोलना चाहिए। तो आवर्धन बराबर, यानी कि आवर्धन बराबर m बराबर होता है HI/HO, यानी कि HI होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और HO होता है वस्तु की ऊंचाई, जो कि m बराबर होता है -v/u। तो u हुआ प्रतिबिंब की दूरी और u होता है वस्तु की दूरी। अब चलिए दर्पण सूत्र क्या होता है देखते हैं। दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला जिसको बोलते हैं, दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/v + 1/u = 1/f। जब 1/f निकालना है तब, जब मान के चलो 1/u निकालना है सर तो 1/f - 1/v, मान के चलिए 1/v निकालना है तो 1/f - 1/u होगा। दर्पणों का व्यवहारिक उपयोग, अब जो है ना लास्ट टॉपिक है ये, और दर्पण जो है कैसे उपयोग में आ रहा है, उसका कैसे कैसे कौन सा दर्पण किस उपयोग में आ रहा है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट है तो देखने में क्या ही जाता है भाई साहब, लास्ट टॉपिक है। तो देखिए अवतल दर्पण का सबसे पहले तो उपयोग देखते हैं हम। अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग होता है। बैक और हेडलाइट की कार की हेडलाइट में, बैक और कार की हेडलाइट में क्यों होता है, ताकि प्रकाश की शक्ति साली समांतर किरण मिल सके। ओके, दूसरा डेंटिस्ट करते हैं दांतों में। ओके, तीसरा सौर भट्टियों में किया जाता है। तो ये तीन उपयोग अवतल दर्पण का याद रख सकते हैं आप। उसके बाद है उत्तल दर्पण, यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें वाहनों के पीछे दिखने वाले दर्पण यानी कि के रूप में किया जाता है, यानी कि वाहनों के पीछे दिखने वाले दर्पण के रूप में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। हम दूसरा नंबर ये भी करते हैं, सड़क के तीखे मोड़े और चौराहे पर रिफ्लेक्टर के रूप में उपयोग करते हैं। तीसरा, सुरक्षा की दृष्टि से एटीएम मशीनों में, हम एटीएम में भी करते हैं किसका उपयोग सर, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। सर समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। समतल दर्पण का उपयोग सर पेरिस्कोप में बनाने में करता है, कैल्डिस्कोप बनाने में, घरों में चेहरा देखने, पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी करते हैं सर समतल दर्पण का उपयोग याद रखना है सर। जाते जाते एक क्वेश्चन बता देते हैं, हम उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों वाहनों के साइड मिरर में क्यों करते हैं, देखिए क्यों करते हैं भाई साहब, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु को सीधा और प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाहर की ओर वक्र होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, जिसके ड्राइवर पीछे के क्षेत्र बड़े आसानी से देख सकता है। पीछे के क्षेत्र क्या हो सकता है, बड़ी आसानी से देख सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग को आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है।
तो इस चैप्टर में इतना ही था बस। आप लोग को लगे कि कोई टॉपिक छूट चुका है तो आप हमें फिर से कमेंट करके बता सकते हैं, इसमें फिर से बढ़ाया जाएगा। अभी कितनी बार ना जाने कितनी बार वन शॉट इसका कराएंगे हम सभी का। अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं टेलीग्राम का लिंक वहाँ डाल सकूँ और वहाँ से आप लोग ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रकाश का अपवर्तन इन वन शॉट। चलिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।